गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों का एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत है। मैं वीरभद्र पांडे आपको मैथ पढ़ाऊंगा और मैथ के सफ़र में आज पहला चैप्टर जो होगा वो होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे पहले से लिख चुका हूँ जिससे आपका जो समय बच सके और वो आपका हर एक मिनट जो उपयोगी समय है वो आप सदुपयोग कर सकें। ठीक है, तो इसी सफ़र में नंबर सिस्टम के सफ़र में ही सबसे पहली बात ये आती है कि नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम है क्या। तो नंबर सिस्टम एक चीज़ है जो संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। किसी भी संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इसी सिस्टम के माध्यम से आप इवन नंबर को समझ पाते हैं, सम संख्या को समझ पाते हैं, आप विषम संख्या को समझ पाते हैं, आप प्राइम नंबर को समझ पाते हैं। यही सिस्टम ही है जिसकी सहायता से हम डिविजिबिलिटी रूल को बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाते हैं और आप देखेंगे कि बड़े बड़े डिविजिबल बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड के हिसाब से। इसी सिस्टम के हिसाब से, रूल के हिसाब से आप जो है यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर पाते हैं, मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर पाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड में जाके, क्योंकि एग्जाम आप हमेशा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो जब तो हमारे पास सिस्टम रहेगा, रूल होगा, उसी रूल की सहायता से हम किसी भी क्वेश्चन को बड़े आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, एग्जाम जो है दो चीज का घोतक होता है, पहला स्पीड और दूसरा एक्यूरेसी। जिस बच्चों के पास स्पीड और एक्यूरेसी है वो एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाते हैं। चलिए आगे की क्लास में हम नंबर सिस्टम समझते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है? संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। संख्याओं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम में बहुत सी चीजें हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम, जैसे बाइनरी सिस्टम, जैसे ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, जैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ध्यान रहे दोस्तों कि हमारे जो सिलेबस में है वो क्या है, हमारे जो सिलेबस में है वो डेसिमल सिस्टम है। हमारे सिलेबस में क्या है? डेसिमल सिस्टम। और डेसिमल सिस्टम को ही पढ़ना है। थोड़ा बहुत बाइनरी सिस्टम का यूज किया जा सकता है। तो बाइनरी सिस्टम में बता दें, मैं दो ही होता है, एक 0 और 1, दो संख्याओं का यूज करते हैं, 0 और 1 का। और डेसिमल सिस्टम में आपको पता ही है कि डेसिमल में दशमलव का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे ऑक्टाडेसिमल में जो इसका बेस होता है, बेस इसका 8 होता है, और हेक्साडेसिमल में बेस आपका 10 होता है। जबकि आपके सिलेबस में नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का। ठीक है, हमारे सिलेबस में क्या है? डेसिमल सिस्टम। तो आइए हम डेसिमल सिस्टम को आगे पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक बार हम हट जाएंगे, जैसे सारी चीजें आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं 1-2 सेकेंड के लिए हटूंगा, आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डेसिमल सिस्टम में सबसे पहले हम बात आती है कि डेसिमल सिस्टम में कौन सी संख्याएं आती हैं। तो डेसिमल सिस्टम में 0 से लेके 9 तक जो संख्याएं होती हैं वो डेसिमल सिस्टम में आती हैं। ध्यान रहे दोस्तों, ये 0 से लेके 9 तक जो संख्याएं हैं इनको क्या बोलते हैं? इनको डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। और हिंदी में इसे बोलते हैं अंक। हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं। ध्यान रहे दोस्तों कि अब अंकों की सहायता से कुछ किया जा सकता है। हाँ, अंकों की सहायता से नंबर का निर्माण किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या इन नंबरों की सहायता, अंकों की सहायता से नंबर बनाया जा सकता है। तो आप कहेंगे हाँ सर, कोई भी नंबर बना ले। तो हमने कहा 7, 8, 5, 9। आपके पास एक नंबर आ गया। क्या ये नंबर इन्हीं डिजिट की सहायता से है? इनको क्या कहेंगे बेटा? इनको बोलेंगे नंबर। नंबर जिसे हिंदी में बोलेंगे संख्या। अब हमारे पास एक चीज आ गया कि हम डिजिट की सहायता से
नंबर बना सकते हैं। क्या इन नंबर की सहायता से एग्जाम में कुछ हमसे सवाल पूछा जा सकता है? तो हम कहेंगे हाँ, इससे आता है सवाल। इसमें एक छोटी सी चीज आती है यहाँ पे, अगर आप इस नंबर की सहायता से आपको एग्जाम में पूछेगा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसे हिंदी में बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान, या इसे एक और नाम से जानते हैं अंकीय मान, अंकीय मान। ध्यान है दोस्तों, जातीय मान और अंकीय मान इटसेल्फ होता है, वो स्वयं वही होता है। जैसे आपसे कोई पूछे 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 9 का जातीय मान 9 ही होगा, 8 का जातीय मान 8 ही होगा, और 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अगर आपसे फेस वैल्यू पूछे तो वो संख्याएं स्वयं होती हैं जो वो हैं। यहाँ पे एक चीजें और हमसे पूछा जा सकता है, प्लेस वैल्यू। क्या पूछा जा सकता है? प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जिसे हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो आप देखे होंगे कि स्थानीय मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दिखाते हैं आपको स्थानीय मान। एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, आप एक बार अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो स्थानीय मान जैसे जैसे मेरे पास एक नंबर हो गया 57892, ये हमारे पास नंबर है। आपसे कोई पूछे 2 का स्थानीय मान क्या है, तो आपने एक काम तो बचपन में किया ही होगा, जैसे आप इनको रिप्रेजेंट करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये संख्याएं हैं, इनको इस तरह से। तो अगर कोई आपसे पूछे 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो हम कहेंगे 2 का स्थानीय मान 2 होगा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पे है। अगर आपसे कोई पूछे 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 9 का स्थानीय मान 9, क्योंकि ये दूसरे दहाई के स्थान पे है, तो 1 जीरो लगा दीजिए। याद करने के लिए आप कहेंगे तो 9 के बाद 1 डिजिट है तो आप 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देंगे। जैसे 8 का स्थानीय मान आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे 8 तो यहाँ रहेगा ही, 8 के बाद 2 डिजिट है तो आप 2 बार जीरो लगा देंगे, तो 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800। और आप देखेंगे 8 सैकड़े का स्थान इकाई दहाई सैकड़ा, तो 800 हो गया। 7 का स्थानीय मान कोई आपसे पूछे तो 7 तो रहेगा, 7 के बाद कितने डिजिट है? 3 डिजिट है, 3 बार मैं जीरो लगा दूंगा तो 7000 हो जाएगा। 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप 5 तो लिखेंगे ही, और 5 के बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, और उसके बाद मैं 4 जीरो लगा दूंगा तो आपके पास हो जाएगा 50,000। तो आपने देखा कि किसी का अगर स्थानीय मान निकालना हो तो बहुत आसान है। आप जो जिस स्थान पे है वहां पे उस स्थान पे लिखिए उस अंक को, उसके बाद कितने डिजिट रिमेन है उतने ही जीरो लगा दीजिए। चलिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। जैसे देखिएगा, अगर कोई आसानी से आरआरबी वगैरह में आप अटेम्प्ट करते हैं तो वहाँ प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपके पास यही एक नंबर है 57892, 57892 आपसे पूछ दे कि दी गई संख्या में 9 का स्थानीय मान और 2 के जातीय मान में का योगफल बताइए, योगफल बताइए, अंतर बताइए, जो भी है आप कर सकते हैं। देखिएगा, अगर 9 का मुझे स्थानीय मान, तो मैं यहाँ पे स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलता हूँ, तो 9 का स्थानीय मान कितना होगा? 9 यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद 1 डिजिट है तो यहाँ जीरो हो जाएगा। अब 9 का आपके अगर 2 का जातीय मान पूछे या 9 का जातीय मान पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे फेस वैल्यू ले लेता हूँ। फेस वैल्यू यह भी लिख दिया, तो फेस वैल्यू अगर इसका जातीय मान है तो इसका जातीय मान 9 ही होगा। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, अगर योगफल कहे तो योगफल निकाल दीजिए, अगर अंतर कहे तो अंतर निकाल दीजिए, गुणनफल पूछे तो गुणनफल निकाल दीजिए, और भाग पूछे तो भाग निकाल दीजिए। जैसे अब अगर आपको योगफल कोई पूछ ले कि 9 के स्थानीय मान का योगफल क्या होगा, तो हम कहेंगे कि कोई इसका स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे हमें आएगा 90 और प्लस
9 हम कहेंगे 99। ठीक है, अगर अंतर कहेगा तो वहीं पे माइनस साइन हो जाएगा, अगर गुणनफल कहेगा तो यहीं पे गुणा वाला साइन हो जाएगा, अगर भाग कहेगा तो यहीं पे भाग वाला साइन होगा। तो आप एक ही क्वेश्चन से देख लिए कि अगर स्थानीय मान और जाति मान में सवाल बनता है, चाहे योगफल पूछे, चाहे गुणनफल पूछे, चाहे अंतर पूछे, चाहे भागफल पूछे, आप आसानी से निकाल सकते हैं। याद रहे, यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा कि स्थानीय मान और जाति मान बराबर होते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे आप नोट बना के लिख लीजिए। कभी कभी डायरेक्ट पूछ भी लेता है कि स्थानीय मान और जाति मान बराबर हो, ऑप्शन लिख देता है तो ऑप्शन में देगा कि स्थानीय मान जाति मान बराबर होंगे, उनका इकाई अंक बराबर होता है। स्थानीय मान जाति मान बराबर नहीं होते इकाई अंक। तो इस तरह से आपसे पूछेगा, तो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, यहाँ v लिख देंगे, यहाँ पे FB लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे बराबर होंगे कब, इनका बराबर होते हैं यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस बराबर होता है इनका, यूनिट प्लेस, इसे बोलते हैं इकाई अंक, इकाई अंक। तो आप यहां देख ले, अगर कोई पूछे 2 का स्थानीय मान क्या कहेंगे तो आप कहेंगे 2, और 2 का अगर कोई पूछेगा जाति मान कितना होगा तो आप कहेंगे 2। तो आप देखेंगे स्थानीय मान जाति मान जो होता है इकाई अंक बराबर होता है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्या आएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पे आएंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में सबसे पहले देखें कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या। आप बताइए किसी चीज का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा, जब वो मिक्स्ड हो, उसके अंदर ढेर सारी चीजें हो, तभी तो क्लासिफाइड आप कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसी सम्मिश्र संख्या को हम 2 भागों में तोड़ दिए, एक होगा रियल नंबर, एक होगा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं, और सॉरी रियल नंबर को इंग्लिश में, रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, और इमेजिनरी नंबर को हिंदी में काल्पनिक संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी नंबर में रूट के अंदर अगर कोई भी ऋणात्मक अंक है तो वो सब के सब रियल इमेजिनरी नंबर है। रूट के अंदर अगर कोई भी संख्या है लिखी जाए तो वो सब क्या होते हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं, और काल्पनिक संख्याओं को डी से डिनोट करते हैं। और आई, यहाँ से इतनी बात पूछी जा सकती है कि आई स्क्वायर का मान -1 होता है, आई इक्वल टू क्या होगा, √-1 होगा। अगर ये तो रहा इमेजिनरी नंबर, और इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में है नहीं, इसे पढ़ा नहीं जाता। आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। अगर आपसे अब कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो आप ये कहिएगा कि दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। जो भी संख्या आप देखे हो बचपन से लेके आज तक, जो भी संख्या देखी हो, सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो इंटीजर के रूप में हो, चाहे वो दशमलव के रूप में हो, चाहे वो फ्रैक्शन के रूप में हो, जैसे 1/2, चाहे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में, किसी भी रूप में हो, चाहे वो रूट के रूप में हो, चाहे वो क्यूब रूट के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। और ध्यान रहे ये सब, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो संख्या पॉजिटिव हो, चाहे वो संख्या निगेटिव हो, जितनी संख्याएं होती हैं सब के सब संख्या क्या होती हैं, इमेजिनरी नंबर होती हैं। तो एक बार वास्तविक संख्या होती है। तो एक बार देख लीजिएगा वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं, चाहे वो सिंपल इंटीजर हो, चाहे वो फ्रैक्शन मतलब भिन्न के रूप में हो, चाहे वो
डेसिमल के रूप में हो, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे वो रूट के रूप में हो, चाहे वो क्यूब रूट के रूप में फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो सब के सब संख्याएं आप वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या दुनिया की सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। चलिए यहां से इतनी बात हम सीख के आ जाए, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा, अगर इमेजिनरी नंबर में आपसे कोई अगर प्रश्न बन सकता है तो कुछ इस तरह से प्रश्न बन सकता है। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे है 2 + i और 2 - i, 2 + i 2 - i इमेजिनरी नंबर से अगर थोड़ा सा बनता है, कभी कभी आरआरबी पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा ये 2 + i 2 - i ये कंजुगेट है। कंजुगेट को इंग्लिश हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं, कंजुगेट को हिंदी में संयुग्मी बोलते हैं। और अगर इसे सॉल्व करना होगा तो आप कहेंगे सर ये एक ब्रैकेट में टू प्लस आई है, दूसरे ब्रैकेट में 2 - i है, तो आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मतलब a² - b, तो 2 का स्क्वायर -1, यहाँ माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 5। इसका आंसर कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे देख लीजिए ऐसे करेंगे ना, 2 का स्क्वायर और ये तो माइनस ही है, और यहाँ पे i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और माइनस i का स्क्वायर होता है -1। i स्क्वायर का मान कितना होता है -1, यही माइनस माइनस प्लस बना देगा, और 1 कितना हो जाएगा 5। यही मैं कह सकता हूँ, मतलब मैं इसलिए सॉल्व कर दिया कि मान लो कोई बच्चा हो सोच रहा हो कि नहीं, और होते भी हैं, कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम होते हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, तो हम सबके लिए पढ़ा रहे हैं जिससे सब उपयोगी हो सके। चलिए उपयोग ले सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद आता है रियल नंबर। रियल नंबर को ये जिसे वास्तविक संख्या कहते हैं, अभी क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने 2 पार्ट में बांट दिया है वास्तविक संख्या को। वास्तविक संख्या एक होता है रिकरिंग नंबर और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग नंबर। एक होता है रिकरिंग नंबर और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग नंबर। ध्यान रहे कि रिकरिंग नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं आवर्त संख्या, आवर्त, आवर्त संख्या, आवर्त संख्या। आवर्त संख्या वो है जिन संख्याओं की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसी संख्याएं जिनका बार बार पुनरावृत्ति होती है उन्हें मैं रिकरिंग नंबर बोलता हूं। और नॉन रिकरिंग नंबर अनावर्त संख्या, मतलब इनका पुनरावृत्ति होती तो है बट एक खत्म नहीं होते। यहाँ पे देखिएगा, जो रिकरिंग नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग भी होगा। वो क्या होगा टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा, कोई बच्चा सोच रहा है टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग का सेंस होता है समाप्त कर देना, समाप्त, समाप्त कर देना। और जो नॉन रिकरिंग होगा वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, उसे आप समाप्त नहीं कर सकते। और ध्यान रहे कि जो रिकरिंग होगा वो क्या होगा रिपीटिंग भी होता है। इसे मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ, रिपीटिंग, रिपीटिंग होता है। और ये क्या होगा नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन। अब यहाँ पे एग्जांपल देख के देखते हैं कि यहाँ पे टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर क्या होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा डेसिमल में, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, सॉरी, बस ये निकल जाए यहाँ पे।
डेसिमल, डेसिमल नंबर, क्योंकि हम डेसिमल नंबर के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो डेसिमल नंबर क्या होगा, देखिएगा जैसे कोई भी दशमलव होगा वो क्या होगा, डेसिमल नंबर होगा। जैसे 0.3, जैसे 0.321 ये भी डेसिमल है। जैसे 0.22222 ये इस तरह से आप डेसिमल पढ़ेंगे। तो ध्यान रहे कि आप यहाँ टर्मिनेटिंग की बात करते हैं, टर्मिनेटिंग क्या समाप्त किया जा सकता है, टर्मिनेट हाँ, आप कहेंगे सर इस नंबर को समाप्त किया जा सकता है। जैसे 0.22 है तो आप लिख सकते हैं 0.2 बार। क्या लिख सकते हैं, 0.2 बार लिख सकते हैं। 0.2 बार के बाद आप इसे समाप्त कर लिए। जैसे आपके पास यहाँ पे है 0.3, तो क्या आप समाप्त कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर, इस दशमलव को मैं लिख सकता हूँ 3/10। और यहाँ से एक बात खुल के आई है कि जो भी टर्मिनेटिंग होगा, रिपीटिंग होगा, नॉन रेकरिंग होगा, ये रिपीटिंग होगा, वो सभी क्या होंगे, P/Q के फॉर्म में होंगे, P/Q के फॉर्म में होंगे। इसका मतलब ये है कि ये सब क्या होंगे, P/Q के फॉर्म में होता, मतलब रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रेशनल नंबर। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, जितने भी आवर्ती डेसिमल होंगे, वो सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होंगे वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल, क्योंकि यहाँ पे इनके दशमलव को समाप्त नहीं किया जा सकता। जैसे यहाँ पे आएगा 0.623854 ऐसे डैश डैश चलता रहेगा, तो इनको समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए हम यहाँ पे आते हैं। चलिए आगे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं 10 सेकंड के लिए हट लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज मुझे देखना पड़ेगा। आप कहेंगे कि ए और बी, जैसे आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल और इरेशनल नंबर पाए जाते हैं। रेशनल नंबर को परिमेय संख्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत रेशनल और इरेशनल नंबर पाए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अगर रेशनल नंबर कोई दो संख्या दे दे, उनके बीच में बोल दे कि 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल पाए जाएंगे, तो आप यहाँ पे फार्मूला लिखा गया है, आप इसका यूज कर लेंगे। AK + B/K+1, जहां K बराबर होगा 1 2 3 नंबर आप रखते रहेंगे इनफिनाइट तक। और किन्हीं दो संख्याओं के बीच में इरेशनल नंबर अगर ज्ञात करना हो, इसके लिए फार्मूला है A × B 1/2 और A × B 1/3। तो ये रेशनल इरेशनल हो सकते हैं। जैसे आप दो संख्या लिख दें 8 और 2, 8 और 2 का मल्टीपल कर देंगे। जैसे 8 × 2, दो संख्या है, इनका मल्टीपल करेंगे 1/2 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 16 का रूट आप निकाल सकते हैं, क्या होगा 4, तब तो ये रेशनल मिल गया। तो ऐसे अगर मिल जाए तो आप फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, क्यूब लगा देंगे, फिर उसके और अगर होगा तो पावर 4 कर देंगे, 1/4 कर देंगे, 1/5 कर देंगे। इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको इरेशनल आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर आते हैं तो इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, अब एक होता है नेगेटिव इंटीजर, एक होता है जीरो इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर का हम इसके टर्म में आएगा 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट, और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर आपका 0 हो जाएगा, और उसके बाद सॉरी जीरो इंटीजर हो जाएगा। उसके बाद नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3
और डैश डैश इन्फिनाइट तक ये भी जाएगा। तो इंटीजर हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से इंटीजर होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव इंटीजर होते हैं और जीरो इंटीजर होते हैं। यहाँ से मुझे इस स्लाइड से मुझे एक चीज सीखने को मिली है कि जीरो क्या है? इंटीजर है। जीरो क्या है? इंटीजर है। जीरो है इंटीजर। जीरो क्या है? इंटीजर है। हाँ, एक चीज और आप यहां से नोट से जीरो नोट बना के लिख लीजिएगा। जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न तो निगेटिव इंटीजर है। जीरो न तो पॉजिटिव ही है न तो निगेटिव है। यहाँ नोट जीरो क्या, यहाँ जीरो के बारे में एक चीज और लिख लेगा, न तो ये पॉजिटिव है इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें सीखने को मिले, जीरो क्या है? इंटीजर है, और जीरो न ही पॉजिटिव है और न ही नेगेटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा है कि जीरो कितने होते हैं? जीरो न तो पॉजिटिव होता है और न ही निगेटिव होता है। ध्यान रहे कि इंटीजर जब तीन प्रकार के होते हैं तो उसमें मैंने बताया था पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो सब के सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं का जो श्री समूह होता है, इसमें सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एन नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग का मतलब होता है, यहाँ पे जो हमारा फोकस होगा, की पॉइंट होगा, वो होगा जोड़। जोड़ मतलब ऐड कर देना, ऐड करना। तो यही कारण है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो को शामिल नहीं किया जाता। तो जो इसका समूह बनता है प्राकृतिक संख्याओं का, वो बनता है 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। यहाँ पे जीरो नहीं आता, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जीरो नहीं आता। तो क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा डिफिनीशन जो कहता है वो कहता है काउंटिंग। काउंटिंग का मतलब होता है जोड़, और जब भी किसी चीज में आप जोड़ेंगे, किसी नंबर, किसी इंटीजर के साथ जोड़ेंगे तो उसके मान में वृद्धि होगी। और क्या जीरो क्या है? वृद्धि नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, जैसे 0 + 2 तो आपके पास आएगा 2। जैसे मैंने कहा 4 + 0 तब भी आपका आ गया 4। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वृद्धि नहीं किया, इसीलिए हम जीरो को इसके समूह में शामिल नहीं करते। ध्यान रहे एक चीज और, अब आपके पास एक दिमाग में और भी आता होगा कि सर नेचुरल नंबर के समूह में और कौन कौन चीजें नहीं आती। तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगा। नेचुरल नंबर के समूह में नहीं आती, आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला तो जीरो नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जीरो का जोड़ने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा, आप चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं, इसका -1 नहीं आता। कोई भी ऋणात्मक, -1 का मतलब नहीं है कोई भी ऋणात्मक अंक इसके समूह में नहीं आता। अब आप कहेंगे क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि काउंटिंग नंबर में अगर आप जोड़ेंगे, कोई चीज जोड़े में नेगेटिव अंक रखेंगे, क्या उसके मान में वृद्धि करेगा कोई भी ऋणात्मक अंक? आप कहेंगे नहीं सर, हम कोई भी नंबर में अगर कोई ऋणात्मक अंक रखेंगे तो उसके मान में वृद्धि नहीं करेगा। और जबकि डिफिनीशन क्या कहता है? काउंटिंग कर देना, और काउंटिंग का मतलब है वृद्धि कर जाना। इसीलिए इसके मान में जो माइनस, जितने भी ऋणात्मक अंक नहीं होते, आई भी लिख देते हैं, ईवी। तो कितने जितने भी ऋणात्मक अंक होते हैं वहां पे नहीं आते इसकी सीरीज में।
और ध्यान रहे कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू इसमें नहीं आता, नेचुरल नंबर के समूह में कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता। इसका मतलब नेचुरल नंबर में कोई डेसिमल नंबर भी नहीं आता। कभी कभी एग्जाम में ये कह देता है कि निम्न में से कौन सी संख्या नेचुरल नंबर है, तो आप देखेंगे जैसे लिख दिया 0, -1, 1/2 और 1, तो आपको तुरंत पता है क्योंकि 0 नहीं होता, काउंटिंग में प्रभाव नहीं डालता, -1 भी काउंटिंग में प्रभाव नहीं डालता क्योंकि ये तो घटाता रहता है, फ्रैक्शन आता ही नहीं क्योंकि डेसिमल नंबर है। और यहाँ पे एक आपका सही हो जाएगा। तो ABCD आप जो भी ले, तो ये आपका मान लो कि D ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे ये C ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ये B ऑप्शन हो गया, और यहाँ पे ये A ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से क्योंकि अभी आपको पता हो गया तो बड़े आसानी से आप किसी भी ऑप्शन को इरेज कर पाए, और न पता होता तो आप सोचते कि हो सकता है कि -1 होता, अब आपको ये भी कई ऑप्शन बना के लेता कि B और D बोथ। तो इसलिए आप पढ़ें, सब कंटेंट के साथ पढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर पे। चलिए होल नंबर का यह है कि यदि सबसे पहले देखेंगे कि होल नंबर क्या है और होल नंबर से हम क्या क्या सीखते हैं। तो ठीक है, आप देखें होल नंबर क्या है। तो होल नंबर कहता है कि यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं होल नंबर हो जाती हैं। यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, होल नंबर हो जाएंगी। तो आप देखिए प्राकृतिक संख्या क्या था, 1 2 3 4 इनफाइनाइट। अब इसी समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएगा, ये होल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। अच्छा, किसी बच्चे का प्रश्न होगा कि सर क्या 0 होल नंबर है? तो आपने अभी पीछे ही पढ़ा है कि 0 एक इंटीजर है, 0 होल नंबर नहीं है। तो आप कहेंगे नहीं सर मैं किसी बुक में पढ़ा था कि 0 होल नंबर है। तो हम आपसे कहेंगे कि अगर 0 होल नंबर है तो इसी सीरीज में 1 आता है तो 1 होल नंबर क्यों नहीं है, इसी सीरीज में 2 आता है तो 2 होल नंबर क्यों नहीं है, इसी सीरीज में 10 आता है तो 10 होल नंबर क्यों नहीं है। एक संख्या को आप होल नंबर कहेंगे और एक संख्या को आप कहेंगे कि नहीं ये इंटीजर है, ऐसा कैसा भेदभाव होगा। तो इसलिए क्योंकि 0 के शामिल होने से ये पूरी सीरीज होल नंबर कहलाई है, ये पूरी सीरीज जो है होल नंबर कहलाएगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए, जैसे आप परिवार का एग्जाम्पल लें। आप बताइए क्या आपके अकेले होने से परिवार का निर्माण होगा? नहीं। मगर हाँ, अगर आप नहीं रहेंगे तब भी परिवार का निर्माण नहीं होगा। तो जब परिवार में मम्मी पापा दादी दादा बच्चे सब एक साथ होते हैं तो आप कहते हैं होल फैमिली, दिस इज माई होल फैमिली। मतलब कि वहाँ पे पूरे समूह को होल कहा जाता है। ऐसा नहीं किसी एक इंसान को उठा के आप कहेंगे कि ये हमारा परिवार है, आप सिंगल सिर्फ आप ही हैं। ठीक है, तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करिए। 0 क्या है, इंटीजर है, 0 होल नंबर नहीं, मगर 0 के आने से ये पूरा सीरीज कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए हम इसे होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होल नंबर में बस इतना ही। यहाँ पे 0 क्या है, यहाँ से एक चीज सीखने को मिला कि इंडिविजुअल संख्याएं इंटीजर होती हैं, पूर्णांक होती हैं, और ये पूरी सीरीज क्या कहलाती है, होल नंबर कहलाती है। तो इस स्लाइड से हमें इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे इवन नंबर पे। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोलते हैं। इवन नंबर को हिंदी में सम संख्या बोलते हैं, और सम संख्या का बस इतना ही डिफिनीशन है, कंडीशन है कि ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना। ठीक है, कोई भी संख्या, जो संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो वो संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो वो संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। अब यहाँ से एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके दिमाग में होगा कि कंप्लीट डिवाइड, सीडी लिख देते हैं, कंप्लीट डिवाइड और डिवाइड दोनों में डिफरेंट है। कंप्लीट डिवाइड और डिवाइड दोनों में डिफरेंट है। तो कंप्लीट डिवाइड किसे कहेंगे और डिवाइड होना किसे कहेंगे, ये भी समझ लेते हैं। कंप्लीट डिवाइड जो होता है, जैसे 4 में 2 का भाग दे दें, पूरा पूरा चला जाए,
2 दूनी 4। अगर पूरा भाग चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट, पूर्णतः विभाजित। अगर डिवाइड है, जैसे 1 में 2 का भाग दे दो तो क्या होगा, 0.5 आ जाएगा। ये पूरा भाग नहीं दशमलव में गया, तो आप यहाँ से अपने कंसेप्ट में डाल लीजिएगा, जो भाग दशमलव में जाए वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, वो डिवाइड होता है। कंप्लीट डिवाइड वो होता है जो किसी भी संख्या में किसी का भाग दें तो वो पूरा विभाजित हो जाए, उसे कंप्लीट डिवाइड कहते हैं। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अब कोई कहेगा कि हम इस सीरीज में क्या आएगा, सम संख्या में, तो आप कहेंगे, क्योंकि सर बताए हैं आप कि जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। तो यहाँ पे आते हैं, आप कहेंगे क्या 1 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, आप कहेंगे नहीं सर, अभी आप बताएं 1 में 2 का भाग दिए हैं और 0.5 आएगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, इसलिए इस सीरीज में नहीं आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम कहेंगे 2 आएगा, आप कहेंगे हाँ सर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित कर देगा, 2 1 का 2 पूरी तरह से। आप कहेंगे 3, हम कहेंगे 3 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं सर 3 नहीं आ सकता, क्योंकि 3 में जैसे ही मैं 2 का भाग दूंगा तो ये आएगा 1.5, ये दशमलव में आ गया, इसलिए भी कंप्लीट डिवाइड नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, मैं कहूँगा 4, तो आप कहेंगे हाँ सर 4 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पूर्णतः काट पा रहा है। 5 नहीं आएगा, इसके बाद क्या आएगा, 6 आएगा, फिर क्या 8 आएगा, फिर आएगा 10 आएगा, और इसी क्रम में आगे चलता ही रहेगा। ठीक है, इवन नंबर। ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न में एक चीज और बनता होगा, सर 0 भी तो 2 से डिवाइड हो जाता है, 0 भी तो 2 से डिवाइड हो जाता, 2 क्यों सम संख्या नहीं है। आप यहाँ जानकारी के लिए बता देते हैं आपको कि 0 एक सम संख्या है। 0 क्या है, इंटीजर तो है, इसके पास 2 क्वालिटी, पहला तो इंटीजर, दूसरा एक क्वालिटी है एक सम इंटीजर है। कैसा है, इवन इंटीजर। कैसा है, इवन इंटीजर। 0 के पास 2 क्वालिटी है, इवन इंटीजर, सम इंटीजर। अच्छा, आप कहेंगे सर 0 को सीरीज में रखा क्यों नहीं, कभी कभी बुक में इसलिए नहीं रखते हैं कि जैसे आप लिखेंगे कि 10 लगातार सम संख्याओं का योगफल, तो आप बच्चा क्या करता है, यही 0 में इसे भी लिख देंगे और 0 को काउंट करके वो 9 ही संख्या काउंट करता है, इसलिए रखते हैं जिससे आपका कैलकुलेशन जो है आसानी से किया जा सके। चलिए, तो यहाँ से इस स्लाइड से मैंने 2 चीज सीखा। एक तो सीखा कि कंप्लीट डिवाइड क्या है, डिवाइड क्या है, और 0 इंटीजर है, और 0 क्या है, सम इंटीजर है। कैसा है, सम इंटीजर है। और आप मान के चलिए ये उत्तराखंड पीसीएस 2014 में पूछा गया है कि व्हाट इज 0, 0 क्या है, तो वहां पे था कि 0 एक इवन इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, नाइदर इवन नॉर इंटीजर है, और नन ऑफ दिस, इस तरह से ऑप्शन में था। तो मैक्सिमम आदमी लगा के लिए 0 नाइदर इवन नॉर इंटीजर, न तो सम न तो विषम। ये तो आप ये समझ सकते हैं कि 0 जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और यही छोटी चीज़ें आप जब बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार करेंगे या आप बड़े लेवल हाई लेवल पे मैथ सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे यही सब छोटी छोटी चीज़ें आपको बूस्टअप कर देंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम संख्या के बाद आते हैं विषम संख्या पे। ध्यान रहे कि विषम संख्या जो होता है ऑड नंबर है। इसका कंडीशन ये है कि जहां पे सम संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा था, यहीं पे विषम संख्या 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये सिर्फ डिवाइड हो जाए। तो विषम ऐसी संख्याएं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। तो आप तो डिवाइड समझ ही चुके हैं कि कैसे डिवाइड होना, कंप्लीट डिवाइड होना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इसके सीरीज में आएगा 1, ठीक है, इसके सीरीज में आएगा 3, इसके सीरीज में आएगा 5, इसके सीरीज में आएगा 7, ठीक है, डैश 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 इनफाइनाइट। ध्यान रहे, अब आपका प्रश्न हमसे ये भी होना चाहिए कि सर ये कैसे, आपने कहा था कि सर 0 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो आप कहेंगे, हम कहें हाँ 0 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ये भी कारण है कि यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि 0 विषम संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 2 से पूर्णतः विभाजित है वो। और डिफिनीशन ये कहता है कि 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए। तो आपको एक कंसेप्ट तो यहाँ से मिल गया कि 0 एक सम इंटीजर है, और यहाँ से
आप ये ज्ञात कर सकते हैं ये विषम संख्या के कंडीशन से कि 0 जो है 2 से पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए वो सम है और ये विषम नहीं हो सकता। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्लेस पे हम लेके चलते हैं। तो सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। प्राकृतिक संख्या में मैं बताया था कि गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। सम संख्या होल नंबर बताया कि नेचुरल नंबर के समूह में 0 को शामिल कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा। सम संख्या में बताया कि जो 2 से कटेगा वो सम संख्या होगा। विषम संख्या में बताया जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या होगा। अब आते हैं अभाज्य संख्या के ऊपर, आराम आराम से पढ़ते हैं। चलिए हमारे पास क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को हिंदी में एक और अन्य नाम से जानते हैं, ऋण संख्या। ऋण संख्या, इसे एक हिंदी में और अन्य नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं असंयुक्त संख्या। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। यहां पे लिख देते हैं या इसी के नीचे लिख देते हैं प्राइम नंबर। ये यहाँ पे ये अभाज्य संख्या के अलग अलग नाम हैं। तो आप कभी भी, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में ये कहे कि निम्न में से ऋण संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे हमने तो अभाज्य पढ़ा है, ऋण तो पढ़ा नहीं। तो इसीलिए मैं नाम को बताना प्रेफर समझा कि हाँ सही भी बात है कि अगर एग्जाम में नाम पलट के दे देगा तो बच्चा क्या समझेगा। जैसे निम्न में से असंयुक्त संख्या क्या है, तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप अगर हिंदी में अलग अलग नाम है मगर इंग्लिश में आपका प्राइम नंबर बोलते हैं और प्राइम नंबर ही आप इसे समझिए। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। तो यहाँ पे समझिएगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वो संख्या क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। तो देखेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब देखिएगा जैसे 0, आपके दिमाग में आता है कि 0 बेटा किसी से, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 इनफाइनाइट किसी भी काट दो। और हमारा डिफिनीशन क्या कहता है, स्वयं और एक के अलावा। तो स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरे से तो सबसे कट रहा है, तो 0 इसलिए इस सीरीज में नहीं आता, क्योंकि डिफिनीशन कहता है स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होना चाहिए, जबकि ये 0 क्या है, सभी संख्याओं से हो रहा है। तो इस सीरीज में 0 तो आएगा नहीं। अब देखिएगा एक की अगर बात करते हैं तो एक में क्या होगा, स्वयं एक से होता है पूर्णतः विभाजित, उसके बाद कोई ऐसा नंबर नहीं जिसे पूर्णतः विभाजित कर देगा, उसके बाद 2 से करेंगे पॉइंट में आ जाएगा। और जबकि डिफिनीशन क्या था, पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो इसका मतलब एक भी नहीं होगा। अब आते हैं 2 पे। तो पहली अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है, 2 होती है। आप देखेंगे 2 जो है 2 से भी कंप्लीटली स्वयं से हो रहा है, 2 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 1 2 के 2, तो पहली अभाज्य संख्या होगा, डिफिनीशन को फुलफिल भी कर रहा है। 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 स्वयं 3 को करेगा और 1 से भी डिवाइड होगा। 3 के बाद क्या आएगा, 4 नहीं आता, 4 के क्या करेंगे, 4 स्वयं 4 से भी होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी हो जाता है। और डिफिनीशन स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड होने का इजाजत नहीं देता, तो इसलिए 4 नहीं आएगा। 5 आएगा, और 5 के बाद 6 नहीं आएगा, क्योंकि 6 से होगा, 6 क्या हो, 6 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। आप 6 का डिवीजन देखेंगे कितना है, 6 से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो इसलिए नहीं। और डिफिनीशन हमारा सिर्फ इन्हीं 2 को इजाजत देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 तो रहे, 7 आ जाएगा, 7 के बाद 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। कभी कभी लड़का भूल में 9 लिख देता है और 9 नहीं आता, 9 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 क्या है कि 9 से होगा, 3 से होगा, 1 से होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 9 के नहीं आएगा तो क्या आएगा, 11 आएगा, 11 के बाद 13 आएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए अभाज्य संख्याओं में
नोट डाल लीजिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वहां पे हम अभाज्य संख्याओं के बारे में देख लेते हैं। चलिए, तो पहला चीज ये है, यहाँ पे नोट डालिएगा और पहला पॉइंट डाल के लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट कि दो क्या है, सम अभाज्य है। दो कैसी संख्या है, सम भी है अभाज्य भी है, सम अभाज्य संख्या है। पहला कंडीशन तो ये प्राप्त हो गया कि दो क्या है, सम भी है अभाज्य भी है। तो ये इकलौता पूरे सीरीज में है जो सम भी है और अभाज्य है, बाकी ऐसी कोई संख्याएं नहीं है जो सम हो और अभाज्य भी हो। चलिए, दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि एक से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। कितनी प्राप्त? कुल 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहां पे लिख देते हैं संख्या प्राप्त होती है। मैं एक बार हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे अभी पॉइंट है इसका, दूसरा के बाद तीसरा चौथा पॉइंट है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैंने कहा 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्या प्राप्त होती हैं, और 1 से लेकर, यहाँ पे देख लेते थोड़ा, हाँ 1 से लेकर 100 तक। चलिए, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट 1 से लेकर 1 से लेकर 50 तक, 50 तक कुल कितने पाए जाएंगे? 15 अभाज्य संख्याएं। ठीक है। चौथा पॉइंट 1 से लेकर, सॉरी यहाँ पे 1 से लेकर तो लिख ही दिए हैं, 50 से लेकर लिखिए। 50 से लेकर 100 तक कुल 10 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। कितनी होती हैं? 10 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। अब आपके प्रश्न में माइंड में ये भी आता होगा कि सर आप बताइए कि अगर मुझे डायरेक्ट पूछ लिया कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या, तो मैं तो कह लूँगा 25, क्योंकि मैंने रख लिया। आपसे कोई कह दे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी, तो आप कहेंगे 15, ये भी मैंने रख लिया। मान लो कोई कह दे 50 से 100 के बीच में कितनी, तो आप बताए हैं 10, 10 भी मैंने रख लिया। अब कोई बीच से अगर पूछ ले, कोई अभाज्य संख्या फाइंड आउट करने के लिए 20 से पूछ ले कि 20 और 80 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं, तब मैं कैसे ज्ञात करूंगा? तो उसके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं, आप उस तरीके को फॉलो करिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे, जैसे एक नंबर है, आप इसे नोट करके लिख लीजिएगा, 44 22 322 321, ये नंबर है। आप देखेंगे इन सभी संख्याओं का योगफल 25 है। आप देखेंगे इन सभी संख्याओं का योगफल कितना है? 25 है। जैसे 4 4 8 8 2 10 2 12 12 3 15 15 4 19 19 और 3 22 2 24 है 25। कितने हैं? 25। इन सभी संख्याओं का योगफल कितना है? 25 है। और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो 4 है, ये 4 जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये 4 हो 10 को इंडिकेट करेगा, ये भी 20, ये क्या करेगा 30, ये क्या करेगा 40, ये क्या करेगा 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। अब किसी भी संख्या के बीच में आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक के लिए है, जैसे आपसे कहे कोई कि 30 और
30 और 90 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 10, 20, 30 कहाँ आता है, 30 आता है यहाँ, और उसके बाद 90 कहाँ आएगा, यहाँ। तो 30 तक तो देखिएगा, जब 30 आपसे पूछे तो इस वाले नंबर को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे इस नंबर को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद सारे नंबर को काउंट कर लीजिएगा 90 तक। जैसे कौन कौन से, 2, 3, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और 2 कितना हो जाएगा 14। तो आपने देखा 30 और 90 के बीच में कुल 14 अभाज्य संख्या मिलती है। कितनी, 14। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे कह दे 50 और 80 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या मिलेगी, तो 50 वाला यहाँ पे है, तो आप इससे 50 इसे आप छोड़ दीजिएगा ऐसे, क्योंकि बीच में पूछ रहा है 50 तक तो ही चुका है। तो इसके बाद 80 के बीच में आप यहाँ पे 2 और 2 4, 4 3 7, और 2 कितना हो जाएगा, 80 तक ही पूछा है, तो आप 2 2 4 3 7, 50 और 80 के बीच में कितने मिलेंगे, 7 अभाज्य संख्या मिलेंगे। ठीक है, तो इसे आप राइट डाउन कर लीजिएगा। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हमारा आएगा अभाज्य संख्या पढ़ लेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को एक अन्य नाम से और जानते हैं, इसे बोलते हैं यौगिक संख्या। यौगिक संख्या, यौगिक संख्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या ये कहता है, इसका डिफिनीशन ये कहता है कि जिसका मोर देन 2 फैक्टर है, 2 गुणनखंड से जिसका ज्यादा हो, वो सभी संख्याएं कंपोजिट संख्या कहलाती हैं। या तो आप हिंदी में इसका डिफिनीशन देखें, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित हो, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या या यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। चलिए यहाँ पे इसके सीरीज में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी टेट और सी टेट में इतनी सी छोटी सी बात पूछ ली जाती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 0 जो है सभी से कट जाता है, और 1 जो है सिर्फ 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। 2 उसका 2 फैक्टर स्वयं और 1, और डिफिनीशन कहता है कि 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। तो 4 क्या है, आप देखेंगे 4 जो है स्वयं 4 से भी कट रहा है, 4 जो है 1 से भी कट रहा है, 4 जो है 2 से भी कट रहा है। डिफिनीशन कह रहा है कि स्वयं और 1 के अलावा अन्य से भी कटना चाहिए, तो अन्य से 4 कट रहा है, इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, 4 होगा। इसके बाद 4 के बाद 5 नहीं आएगा, क्योंकि 5 जो है क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, स्वयं और 1 से कटता है। तो यहाँ पे 5 के बाद नहीं आएगा, 6 आएगा। 6 क्योंकि 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, और ये क्या होगा, मोर देन 2, 2 से ज्यादा हो, वो सभी संख्याएं भाज्य होगी। 6 के बाद 7 नहीं आता, 8 आ जाएगा। 8 जो है 8 से कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा, और 8 के बाद 9 आता है। 9 भी कंपोजिट नंबर में आता है, क्योंकि 9 जो है स्वयं 9 जो है 9 से भी कटेगा, 9 जो है 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। 9 के बाद आता है 10, 10 के बाद 11 नहीं आएगा, 12, 12 के बाद 13 नहीं आएगा, 14, 14 के बाद 15, ये डैश 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 इनफाइनाइट। यहाँ पे इसे थोड़ा मिटा लें।
इनफाइनाइट तक ऐसा चलता रहेगा। तो आपको कंपोजिट नंबर भी समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज और बढ़ते हैं, तो कंपोजिट में भाज्य संख्याओं में ये चीजें मैंने पढ़ा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है 4, और उसके बाद इसका सीरीज ये है। कैसे हो गया ये भी आपको पता है। यौगिक संख्या के बाद हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? सह अभाज्य संख्या। नेक्स्ट में चलेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अच्छा, सह अभाज्य संख्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, संख्याओं के ऐसे जोड़े, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। या तो आप दूसरा डिफिनीशन देख सकते हैं, संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनमें एक भी उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर न पाया जाए, वो क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। हो सकता है डिफिनीशन से बातें क्लियर न हो पाई हो, बट यहाँ पे मैं जैसे ही एग्जाम्पल बताऊंगा तो आप सारी चीज़ें पानी की तरह साफ हो जाएगा। देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सह अभाज्य संख्या में हमेशा जोड़े में ही संख्या होगा, जोड़ा होगा, जोड़े से अधिक होगा, मगर होगा यहीं पे। तो देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने क्या 2 और 3, 2 और 3, तो 2 और 3 क्या है? सह अभाज्य संख्या आएंगे। आप कहेंगे सर एक कैसे? तो हम आपसे कहेंगे कि इसमें एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं पाया जा रहा है। जो थोड़ा कमजोर बच्चा होगा सोचेगा कि ये उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है। तो बेटा आप जो नहीं समझ पाते, उभयनिष्ठ कॉमन फैक्टर वगैरह नहीं समझ पाते, वो तुरंत ये समझ ले, न तो 2 3 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, न तो 3 2 को कर पा रहा है कंप्लीटली डिवाइड। अगर कोई भी संख्या एक दूसरे को पूरी तरह से विभाजित नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कोई एक संख्या एक को पूरी तरह से करनी चाहिए, नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होंगे? सह अभाज्य संख्या होंगे। जैसे मैंने कहा 5 और 7, सॉरी 5 और 7, मैंने कहा 5 और 7, 5 और 7, तो 5 और 7 क्या 5 7 को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है? आप कहेंगे नहीं। क्या 7 5 को कर पा रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? ये सह अभाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। और ध्यान दीजिएगा, एक नई चीज आप यहाँ से जान लीजिए, यदि कोई संख्या एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाती तो उनका ऑलवेज एचसीएफ, उनका हमेशा महत्तम समापवर्तक 1 होता है। उनका हमेशा महत्तम समापवर्तक 1 होता है। सदैव लिख लीजिएगा, सदैव। जैसे आपसे कोई कह दे, जैसे आपसे कोई कह दे 3 और 7 का एचसीएफ बताइए, तो 3 और 7 का एचसीएफ अगर पूछ रहे तो आप एक दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहेंगे 1। ठीक है, तो अगर संख्या एक दूसरे से नहीं कर पाएंगी तो उनका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पे एक चीज और, जैसे यहाँ पे कोई कह दे 3 और 9, आपसे कोई पूछे 3 और 9 सहभाज्य संख्या है, तो आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि 3 जो है 9 को काट दे रहा है, 3 त्रिका 9, अगर काट देगा तो ये क्या होगा? सहभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे आपसे कोई कह दे 5 और 15, तो यहाँ भी 5 15 को काट पाते हैं, 15 कर पा रहा है, तो यहाँ पे नहीं। जैसे आपसे कहीं कोई दे 2 और 10, क्या सहभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं, ये भी काट देंगे, 2 पंचे 10। जैसे आपसे कहते 2 और 9, क्या सहभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे हाँ सर, यहाँ पे है, क्योंकि 2 9 को नहीं काट पा रहा है पूर्णतः, और 9 भी 2 को नहीं काट पा रहा है, इसलिए ये सहभाज्य संख्या होगा। अगर नहीं काट पाएंगे तो क्या होगा? एचसीएफ विल बी 1। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अगर किसी के मन में ये आता होगा
कि एक से अधिक संख्याएं हों तब क्या होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 2-3 सेकंड के लिए यहाँ पे हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया होगा स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दो संख्याओं से अधिक है, जैसे 2 से अधिक के लिए 2, 3, 5। अब आपसे पूछे क्या ये सहअभाज्य या को प्राइम नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ सर, आपने बताया था कि एक दूसरे को कोई भी संख्या पूर्णतः न कर पाए। क्या काट पा रही है? 2 3 को, 3 5 को, 5 2 को, कोई किसी को नहीं काट पाए। अगर कोई किसी को नहीं काट पाएगा पूर्णतः, तो आपको एक चीज तो और मिल गया। कोई आपसे पूछे 2 3 5 का महत्तम समापक वर्तक क्या होता है, एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या है, तो मुझे पता हो गया कि एक ही होगा, क्योंकि सर ने बताया था अगर एक संख्या एक दूसरे को नहीं कर पाएंगी तो उसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही कारण है कि यहाँ पे एक भी मिल गया और नहीं काट पा रहे हैं, तो क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। यहाँ चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे 3 9 15। आप कहेंगे सर चलिए ठीक है, 9 और 15 तो एक दूसरे को नहीं काट पा रहे हैं, मगर 3 क्या 9 को काट पा रहा है, 3 15 को काट पा रहे हैं। कोई भी संख्या एक काट दिया तो वह एक अभाज्य संख्या नहीं होगा और इनका एचसीएफ भी एक नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक संख्या एक दूसरे से कटा तो उनका एचसीएफ भी एक नहीं होगा। चलिए को प्राइम नंबर के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जो हेडिंग लगा लीजिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विंस प्राइम नंबर। आगे हेडिंग लगा लीजिएगा, जुड़वा अभाज्य संख्या ट्विंस प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में जुड़वा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्विंस। क्या बोलते हैं? ट्विंस, TWINS, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। चलिए जुड़वा को क्या बोलते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर। आप कहेंगे सर ये जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? आपने बताया अभाज्य हो गया, सहअभाज्य बता दिए, यहाँ पे एक चीज और हो गई जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए तो मामला क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं। तो जुड़वा अभाज्य संख्या में सबसे पहले देखेंगे कि संख्या का जोड़ा तो यहाँ पे होगा, मगर यहाँ पे एक कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि संख्याओं के ऐसे जोड़े जो जिनके बीच 2 का अंतर हो। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनके बीच 2 का अंतर हो और संख्याएं भी अभाज्य हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनके बीच 2 का अंतर हो और संख्याएं भी अभाज्य हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आइए यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। पहला कंडीशन तो ये है, ये इसके डिफरेंट कितना होना चाहिए? 2 का। और दूसरा कंडीशन ये है कि ये प्राइम नंबर हो, अभाज्य हो, पहला चीज तो इनके बीच 2 का नंबर हो, डिफरेंट हो, क्योंकि जुड़वा मतलब 2 तो डिफरेंट भी 2 का होना चाहिए। और ये संख्याएं कैसी हो? 2 के दोनों अभाज्य हो। चलिए आगे हैं। जैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया 1 और 3, 2 संख्याएं ले लिया। आपसे पूछो क्या ये जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि पहली संख्या ही इसमें क्या हो गया? अभाज्य ही नहीं है। ये कैसी संख्या है? विषम संख्या है। 3 तो अभाज्य है, प्राइम नंबर है, बट 1 नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। अब मैं कहूँगा 2 और 3, क्या 2 और 3 जुड़वा अभाज्य संख्या है, ट्विंस प्राइम नंबर है? तो आप कहेंगे सर एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है, बट सर आपका जो एक पहला कंडीशन जो बताए थे, इनके बीच डिफरेंट जो है 2 का होना चाहिए था,
और 3 में से 2 गए, 1 आया। ये डिफरेंट की फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगा। समझ में आया? जैसे मैंने कहा 3 और 5, आपने कहा हाँ सर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जुड़वा ट्विंस प्राइम नंबर, क्योंकि ये 2 के दोनों प्राइम नंबर हैं। 2 के दोनों क्या है? प्राइम नंबर है, और इनके बीच 2 का डिफरेंट है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। ध्यान दीजिएगा, इसे क्रॉस किए हैं, इसे क्या किए हैं? क्रॉस, और इसे क्या किए? राइट किए हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल से 5 और 7, मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया 5 7, तो आप कहेंगे ये भी हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच डिफरेंट क्या है? 2 का है, और दोनों प्राइम नंबर है, तो ये भी हो जाएगा। मैंने कहा 7 और 9, चलिए मैंने कहा 7 और 9, तो आपने कहा सर इनके बीच तो डिफरेंट तो 2 का है, ये कोई डाउट नहीं है, मगर 7 प्राइम नंबर है और 9 क्या है? अभाज्य क्या विषम संख्या है, इसलिए ये नहीं होगा। तो ये क्या होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है और 9 क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है। चलिए, डिफरेंट 2 के होने से दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी आप कहेंगे। जैसे मैंने कहा 9 और 11, क्या बोला? 9 और 11, तो आप कहेंगे डिफरेंट तो 2 का है, बट 11 प्राइम नंबर है, 9 नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा 11 13, आप तुरंत कहेंगे यस सर हो जाएगा 11 13। ठीक है, अब मैंने कहा 11 13, आप कहेंगे यस, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं और दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है? 2 का है, तो ये क्या हो जाएंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या सारी बातें समझ में आ गई? हो गया सब कुछ क्लियर? अब आपको जुड़वा अभाज्य संख्या बता सकती हैं। अब आपको जैसे ऑप्शन भी कोई दे दे कि निम्न में से कौन सी जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ढेर सारा ऑप्शन अपने हिसाब से बनाइए, कंटेंट फॉर्मेशन आप खुद करिए। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसा लगा? क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं? अगर समझ में आ गई हैं तो अपने इस मित्र को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। क्लास आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए। थैंक क्लास।